के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। एक एक क्लॉज बाई क्लॉज या संशोधन का जो फैसला हुआ है वो बहुमत के आधार पे हुआ। तो उसमें आज करीब 14 क्लॉजेज में 14 सेक्शन में करीब 25 अमेंडमेंट्स हुए हैं। सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है। दुख की बात यह है जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। 24 जनवरी को बैठक में हंगामा हुआ। विपक्ष के 10 सांसदों ने इनफैक्ट उनको बाहर किया गया और 3 दिन बाद यानी आज जेपीसी ने बिल पर मोहर लगा दी। हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल की। आज बैठक से पहले सत्ता पक्ष के सांसदों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ मीटिंग की और फिर जेपीसी की बैठक में पहुंचे। बैठक में 44 में से 14 संशोधन प्रस्ताव मान लिया गया और बिल को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष का आरोप है कि ना उनके संशोधन प्रस्ताव को माना गया, ना ही उनके प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आज हम इसी से जुड़े तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, अरविंद मोहन और संजय सिंह। भाजपा से अजय आलोक हैं, कांग्रेस से नासिर हुसैन होंगे जो जेपीसी के मेंबर भी हैं। हमारे साथ एमपीसीआई के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी जी होंगे और संघ जानकार संगीत रागी चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की खींचतान के बीच जेपीसी ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी। 44 संशोधन प्रस्तावित थे, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति ने 14 संशोधनों पर ही मुहर लगाई। विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी चर्चा के बिल को मंजूरी दे दी गई। कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के एक गिलिजेंट की तरह जो है सीधा सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। बिल में जिन 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है, उनमें से ज्यादातर का प्रस्ताव एनडीए के सांसदों ने दिया था। विपक्षी सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। जिन 3 सबसे अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है वो इस तरह हैं। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन अब कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से नॉमिनेटेड अधिकारी उसका फैसला करेगा। बिल में प्रावधान है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब बदलाव करके पदेन सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पदेन सदस्य गैर मुस्लिम है या नहीं। नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व प्रभावी नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वक्फ की 90% संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है और शायद इसलिए इस बिल को अल्पसंख्यकों के विरोध में बताया जा रहा है।
ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है, जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। जब यह टेबल होगा तो आप खुद आश्चर्य कर जाएंगे कि विरोधी दलों ने किस तरह के अमेंडमेंट्स का विरोध किया। जेपीसी की 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था। उनके आरोप थे कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। और अब भी विपक्ष यही कह रहा है कि बैठक में चर्चा ही नहीं हुई। 44 के 44 आधा घंटे के अंदर खत्म, तो चर्चा कब करोगे भैया? चर्चा नहीं करेंगे। अब उसके बीच पे जो लोग साथ के लिए आए थे, उन सभी लोगों ने जो कुछ कहा उसके ऊपर हमने उनसे सवाल पूछे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो आज तक हमें पता नहीं। हिंदुत्व की वसा लेके मैं चलने वालों, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा भाषण किया। जो बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे वक्फ कायदा रद्द होना चाहिए, वक्फ बोर्ड रद्द होना चाहिए, वो बाला साहेब ठाकरे जी का वारसा खुद को बताने वाले उभाटा के उद्धव बाला साहेब ठाकरे के राइट हैंड और उनका सांसद अरविंद सावंत, उन्होंने ये सुधारणा विधेयक के हर एक कलम पे 44 कलम के ऊपर 44 जो कई पॉइंट्स थे वो 44 रेजोल्यूशन के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। उसका पीछे एक ही रीजन था, मुस्लिम वोट पाना। शरद पवार जी खुद तटस्थ रह गए, लेकिन उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को बलि का बकरा बनाया। बिल को जेपीसी की मंजूरी मिलने के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ताकि इसे बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सके। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, वक्फ कानून में बदलाव विपक्ष को पसंद क्यों नहीं आ रहा? वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम विवादों की जड़ में क्या है? क्या वक्फ बोर्ड ने वाकई हड़प नीति अपना रखी है? कानून में बदलाव से वक्फ से जुड़े विवाद खत्म होंगे क्या? मैं सीधे जाऊंगी अजय आलोक के पास। जेपीसी का पर्पस ये था अजय कि सब लोग बैठेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी और उसके बाद तय होगा आगे का डायरेक्शन क्या है। अगर ऑपोजिशन का जो भी प्रपोजल था उसको डिसमिस करके आगे बढ़ाई गई है बात, तो ये बुलडोज करके क्या फायदा हुआ सरकार को? देखिए, कोई किसी को बुलडोज नहीं किया गया है। की बैठक राज्यों में और इसमें नुमाइंदों की मौजूदगी, उनके सुझावों के साथ की गई, तमाम सुझाव लिए गए, तमाम डिस्कशंस किए गए और उन सब सुझावों को अलग अलग तरीकों से अमेंडमेंट किया गया। और अलग अलग अमेंडमेंट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के द्वारा आए, वाईएसआरसीपी के द्वारा भी आए, बाकी पार्टी के द्वारा भी आए, ऑपोजिशन के द्वारा भी आए। और जैसा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है कि जितने सुझाव आए हैं, अध्यक्ष ने सभी को सुझाव को पढ़ा, सबके सामने पढ़ा, उसको वोटिंग के लिए रखा और वोटिंग के तहत जितने सुझाव एक्सेप्ट किए गए वो एक्सेप्ट हुए, जितने रिजेक्ट हुए वो रिजेक्ट हुए। ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इसमें बुलडोज करने की बात कहाँ से? जेपीसी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार बनी है इस देश में। मल्टीपल जेपीसी आज तक लेकिन जो ऑपोजिशन का कहना है कि जो जो संशोधन उन्होंने प्रस्ताव रखा था उस पर चर्चा तक नहीं हुई। चर्चा तक नहीं हुई। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले ऐसी चर्चा हुई थी कि ऑपोजिशन के 10 सदस्यों को चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ गया था। आज से 2 महीना पहले ऐसी चर्चा हुई थी पार्लियामेंट हॉल में कि बिल्कुल टेबल का शीशा उशा टूट गया था। चर्चा तो बहुत अच्छी कर रहे थे विपक्ष वाले, आपका कैमरा ही पूरे देश को दिखा रहा था कि कैसी चर्चा हो रही है। लगातार चेयरमैन कंप्लेन भी कर रहे थे स्पीकर से कि ये अमर्यादित व्यवहार करते हैं, बाहर निकल के क्या क्या बोलते हैं। तो चर्चा इनको करनी, इनका तो मकसद था हंगामा खड़ा करना। भाई वक्फ, आप कहते हैं कि वक्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो गया। वक्फ कैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय हो गया? वक्फ एक संस्था है
जो अल्पसंख्यकों की जमीन लेके बैठा हुआ है, क्या वक्फ के द्वारा किसी अल्पसंख्यकों को जमीन बांटी गई है? क्या वक्फ के द्वारा आज तक गरीब मुसलमानों के लिए घर बनाया गया? तस्लीम रहमानी जी, आप सारी संपत्ति कब्जा करके कुछ चंद 100 मुसलमान लेके बैठे हुए हैं पूरे वक्फ बोर्ड के जमीन को कब्जा करके, चाहे वो लखनऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह हो। 2013 में तो इसके साक्ष्य मिल गए थे सरकार जाने के पहले। 2014 में तस्लीम 123 रहमानी जी की बात संपत्तियों को सुनते हैं। दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ के नाम कर दिया गया। तस्लीम रहमानी जी, देखिए मारिया जी, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तरमीम अपोजिशन के लोग लेकर आए हैं या रूलिंग पार्टी के लोग लेकर आए हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो अमेंडमेंट वक्फ बिल में अब प्रपोज किए गए हैं, उनकी हैसियत क्या है और वो कितने जरूरी हैं या कितने गैर जरूरी हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अभी मेरे ख्याल है 4 इश्यूज में से 2 इशू इन्होंने एड्रेस कर लिए। अभी वक्फ बाय यूजर का जो इशू है, उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत तो पूरी कम्युनिटी महसूस करती है, उस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को पहले राइट था, अब एक नॉमिनेटेड बॉडी को आप राइट देंगे। बॉडी तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, तो कलेक्टर भी गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करता है, तो इस पे क्वालिटेटिवली इस अमेंडमेंट से कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। एक ट्रिब्यूनल जो था या फिर नॉमिनेशन का कोई क्राइटेरिया तय करे, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए कि आपने वक्फ बोर्ड के नॉमिनेशंस में मुसलमानों को वो कर दिया है अप्रूव कि ठीक है वही लोग इसको रहेंगे। ये एक अच्छा है, इस अमेंडमेंट का इस्तकबाल करना चाहिए। और जो दूसरा अमेंडमेंट प्रपोज है, अभी तो ये 29 तारीख से पहले अभी एक बार शायद ये जाएगा डिस्कशन और वोटिंग में, भी तो फाइनली बहुत सी चीजें 14 क्या अमेंडमेंट है वो पूरे सामने नहीं आए हैं, वो भी सामने आ जाएं तब फिर उस पर और ज्यादा तफसील से बहस की जा सकती है। और अपोजिशन ने क्या क्या अमेंडमेंट दिए थे वो भी सामने आने चाहिए कि जिसे कहा जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो गया, तो कम्युनिटी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अमेंडमेंट किसने दिए, अपोजिशन ने या रूलिंग पार्टी ने, ये हमारे लिए सियासत का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने का और उन्हें महफूज रखने का और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने का और उन लोगों के हाथों में देने का कि जो उसको वक्फ के को कम्युनिटी और पूरे देश के लिए भी उसको मुफीद बना तो सके। ऐसी हमारी आपका कहना है कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमेंडमेंट्स मूव करता है, या ऑपोजिशन हो या एनडीए के खुद मेंबर्स हों, क्योंकि जो 44 अमेंडमेंट्स हैं, नहीं 44 बैठक हुई थी जिसमें 14 संशोधन हैं, उसको अप्रूव करके बिल को मंजूरी दी गई है। तो रागी जी आप आइए, अब मुझे ये जानना है कि ये जो पूरा डिस्कशन है अराउंड वक्फ, यहाँ पर ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक हॉगवॉश है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि भारत के विभाजन, खास करके हिंदू और मुसलमान के धर्म के आधार पर होने के बाद, वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज़ यहाँ पर उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। और वक्फ बोर्ड कानून जो लाया गया था वो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के वोट को पोलराइज करने के लिए ही पंडित नेहरू के समय से शुरुआत की गई। दूसरी बात कि मुसलमान ही नहीं होने चाहिए मुल्क में। प्लीज मैं अपनी बात कहने दीजिए मुझे। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में परिवर्तन किया, क्या जेपीसी में इसी तरह की बैठकें हुई थी? मुझे जानकारी नहीं है, जरा इसके बारे में कोई हमको इसमें से पैनल में जानकारी दे देता तो बहुत अच्छा होता। मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस प्रकार से एक डिक्टेटर के तौर पर ट्रिब्यूनल को खड़ा किया, जिस पर हाथ रख दे वो उसकी संपत्ति हो जाए और आप केस लड़ते रहिए, इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन ये तो किस काम से किया गया ये सबको पता है, ये कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया। तीसरी बात कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है जिसमें डिस्कशन, अभी ठीक अजय आलोक ने कहा, कांग्रेस पार्टी को जिसे कहते हैं ना कि शेर को जब आदमी का खून लग जाता है तो हमेशा वो जंगल से बाहर आकर के खून करने की ही सोचता है। तो कांग्रेस पार्टी को खून लगा हुआ है मुसलमानों के वोट का, और चूंकि वो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, वो सारे उसके मुस्लिम वोटों को खींच चुकी है उसके पास से,
तो कांग्रेस जो है वो आज के दिन में बेचारे की तरह असहाय तड़प रहा था। लोकसभा चुनाव में उसको थोड़ी राहत की सांस मिली है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे वो पूजा बिल हो, पूजा एक्ट हो या वक्फ हो, इस पर वो जोर से इस पर काम करना चाहती है और बताना चाहती है कि वो रहनुमा है मुसलमानों का। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ जो है मुसलमानों के से भी विरोध आया था कि वक्फ एक माफिया के तौर पर खड़ा हो चुका है। पहले जो है 2,54,000 एकड़ जमीन थी, आज वक्फ के पास जो है 9 लाख आपका डेटा बताता है कुछ एकड़ जमीन हो गई है। मुसलमान यदि दरिद्र था तो इसके बाद इतनी संपत्ति कैसे आई? जो शत्रु संपत्ति भारत में घोषित होना चाहिए था वो एकाएक जो है वो भी हिस्सा हो गया है वक्फ बोर्ड कानून का। तीसरा जो है वो यदि आप देखेंगे कि आज के दिन में वक्फ बोर्ड ऐसी कोई इमारत हो, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो, हर जगह वो कह रही है कि वो हमारा ये वक्फ की संपत्ति है और वो आदमी लिटिगेशन में जा रहा है। ऐसी स्थितियों में ये जो सरकार ने लाया है वो बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि चलिए 30 सेकंड्स में तस्लीम साहब जवाब दीजिए और उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगी। करते हैं कि वक्फ बोर्ड जैसी हमारे संगीत रागी जी और इनके कबीले के जितने लोग हैं उन सबकी व्यक्तिगत राय हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान बन गया है तो मुसलमानों को तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए और मुसलमानों से मुताल्लिक जितनी चीजें उन्हें शत्रु संपत्ति मान के उनको गवर्नमेंट के हाथ में जब्त कर लेना चाहिए और इसीलिए वक्त को भी ये कहते हैं। मैं मानता हूँ कि राजनीति का मुद्दा नहीं है, मानसिकता का मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए। रागी जी जरा शांत हो जाइए, दूसरी उनकी बात सुनिए। मानसिकता ये जरूर है कि नहीं पहले उनकी बात सुनिए आप। माइंडसेट का मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए। मुझे पाकिस्तान मुसलमान नहीं सुनना है अपने शो पर। जी आगे बोलिए। 1995 में जब कांग्रेस लेकर आई थी तब भी इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद ही वो बिल आए थे। तो बदकिस्मती है कोई गुफ्तगू नहीं, इसलिए इसको जो है जेपीसी में भेजना पड़ा। तब भी कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर मेजोरिटी का प्रयोग किया था, कोई जेपीसी नहीं हुआ था। मुद्दा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए कि क्या इसको ले आए मुसलमान इस बार बीजेपी को भी वोट देने जा रहे हैं आपकी तरह के लिए। या पंडित नेहरू ने सीधे ये बिल जो है मुसलमानों ने बहुत वोट दिया था, इसलिए मुसलमानों का वो आउटलुक तो बदल चुका है कि सिर्फ कांग्रेस या रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दे। अभी बीजेपी भी कंसिडरेशन में है इस इलेक्शन में। चलिए आगे आते हैं कि कौन कंसिडरेशन में, लेकिन यहाँ पर अरविंद मोहन और संजय सिंह। अरविंद मोहन आपसे मेरा सवाल ये होगा कि वक्फ बोर्ड से जुड़े जो तमाम जो मसले हैं उसका जड़ क्या है? नहीं, जड़ तो हिंदू मुसलमान वोट है और इसका निशाना जो है वो कोई मुसलमान समाज को कोई लाभ देना नहीं है। इसका मुख्य लाभ तो पॉलिटिकल लेना है हिंदू पोलराइजेशन में। और ठीक दिल्ली चुनाव के पहले ये ला के एक तरह की हड़बड़ी में वो पॉलिटिकल मैसेज साधा जा रहा है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, 44 संशोधन अपोजिशन की तरफ से आए, 23 आए सरकार की तरफ, सरकारी पक्ष के। तो 23 में 14 तो मान लिए गए, 44 के 44 सब बुलडोज कर दिए गए। तो आप इसको बुलडोजर नहीं तो और क्या कहेंगे? और अगर मेजॉरिटी इस कमेटी में जेपीसी में एनडीए की है तो फिर वोटिंग का क्या मतलब है? अपोजिशन अगर कोई बात मजबूती से कह रहा है और उसकी बात में कोई दम है तो फिर उस पर विचार क्यों नहीं हुआ? और जो बदलाव हुए हैं वो कॉस्मेटिक लग रहे हैं साफ। एक संशोधन जिसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं सुनी वो ये है कि कंप्लेन का अधिकार भी, खास तौर से जो रिलीजियस मुसलमान है जो मान रहा है, उसको कंप्लेन का अधिकार भी नहीं होगा अपने ऐसी संस्था के खिलाफ जिसमें वो है। तो अगर इस तरह के संशोधन आप कर रहे हैं, कंप्लेन का भी अधिकार नहीं होगा तो क्या अधिकार है उसका हिंदुस्तान में? नहीं, बाकी दूसरे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है। अगर उस बॉडी से वो जुड़ा हुआ है, उस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ, तो अगर उसको जानकारी है और वो कंप्लेन नहीं कर सकता तो और फिर ये सारे मैनेजिंग कमेटी में आप एक्स जज को और इमिनेंट पर्सन्स को और इस नाम से दूसरे लोग ले आ रहे हैं, तो ये क्या मसला है? और इससे भी बड़ा मसला मैं कह रहा हूँ, अभी अचानक संगीत रागी और अजय दोनों इस पे भड़केंगे कि इस्लामिक बैंकिंग की चर्चा बहुत दिन से रुकी पड़ी है। हजारों करोड़ रुपया मुसलमानों का बैंकों में पड़ा हुआ है, तो उस पर सरकार क्यों नहीं पहल करती है? उसको वक्फ की चिंता इतनी अचानक क्यों होने लगी? हाँ, वक्फ की चिंता क्यों हो रही है अजय आलोक?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ क्यों लाया गया, ये संगीत रागी जी अभी बता चुके हैं कि क्यों लाया गया, क्या इसका मकसद था। अरविंद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अरविंद जी जरा मुझे बताइए कि 1995 में क्या एक तरफा वक्फ एक्ट के में जो बदलाव किया गया वो क्या बुलडोज था या बिल्कुल समतल कर देना था? नहीं, वो मुसलमानों को खुश करने की कपड़ा पॉलिटिक्स उठा थी। के आप जमीन पे हिंदुओं रख को दिया खुश करने कपड़ा। की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसी वक्त का सहारा लेके आप हिंदुओं की वक्त से politics हिंदुओं कर का रहे कोई मतलब ही नहीं है। हैं। आपकी वक्त पॉलिटिक्स से का वही अरविंद मतलब जी- है। अरविंद जी, वक्त से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी है क्या वक्त अब का? आप लगाते रहिए मतलब, लेकिन वक्त से हिंदुओं को क्या मतलब है? वक्त तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी ही नहीं है। अरे लेकिन वोट जिस तो तरह से है। आप बोल रहे हैं वक्त तो वक्फ हिंदुओं बोर्ड की के बारे प्रॉपर्टी नहीं में, है। आप ये लोगों आप ने भी तो जानते डिक्लेयर हैं कि- कर दिया है कि हर जगह वक्फ बोर्ड हड़प नीति ही अपनाता है। बिल्कुल नहीं अपनाता है। ये इसके रिकॉर्ड हैं, प्रमाण हैं। दिल्ली में तो मैं बोल रहा हूं आपको ना, 2014 में दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने 124 संपत्ति उठा के वक्फ को दे दी बिना वेरिफिकेशन किए हुए। लखनऊ की इतनी सारी संपत्ति है जिनका रजिस्ट्री में कोई नाम नहीं है, लेकिन कब्जा बना हुआ उनका। पटना में ऐसी संपत्ति है, बॉम्बे में ऐसी संपत्ति है, और मुस्लिम संगठनों ने आके, मारिया जी मुस्लिम संगठनों ने आके वक्फ के खिलाफ रिटर्न में दिया है। एक नहीं, कम से कम 100 से ऊपर रिटर्न। तस्लीम रहमानी जी, जरा बात सुन लीजिए, हमारे आपके पास। कॉन्ग्लोमरेट माफिया का बन गया है। नहीं, ये एक माफिया कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। 100-150 मुसलमानों का हर शहर में, जो ये पूरे वक्त पे बिल्कुल कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप ही बताइए कि गरीब मुसलमानों को किस वक्त की संपत्ति से आज तक मकान मिला? गरीब मुसलमानों का कौन सा स्कूल वक्फ की संपत्ति पे बना? आप अभी बोल रहे थे शत्रु संपत्ति। पाकिस्तान में जितने हिंदू संपत्ति छोड़ के आए, वो सब संपत्ति प्रॉपर्टी पे है। यहाँ हिंदुस्तान में जितने मुसलमान संपत्ति छोड़ के गए, एक मिनट, यहाँ हिंदुस्तान में सरकारी संपत्ति होनी चाहिए थी जिनको विस्थापितों को देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो वक्फ बोर्ड में चला गया। ये तमाम विसंगतियां हुई हैं इस देश में, और वक्फ की संपत्ति से इस देश के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। जो भला होगा इस देश के मुसलमानों का ही होगा, आम मुसलमानों का होगा, पसमानदों का होगा। वो तो सही भला, ये तो बुराई कर रहे हैं, भला तो हो। ठेकेदार समझते हैं, उनका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संजय सिंह को लाएंगे। मारिया जी, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है हमें। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्ट के जरिए आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव किया था। लेना देना है, ये हिंदुओं की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा किया है, लिटिगेशन में डाला है, इसलिए हिंदुओं का भी लेना देना है। और जरा अरविंद मोहन से पूछा जाना चाहिए थी कि जब बोफर्स पर जेपीसी हुआ था, अरविंद मोहन जरा बताइएगा कि जब जेपीसी हुआ था बोफर्स पे, तो क्या उस समय बुलडोज कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी क्या? इस तरह से अनदेखा कि 10 के 10 सारे मेंबर निकाल दीजिए और सारे उनके संशोधन खारिज कर दीजिए। इस किस्म का तो कभी नहीं सुना कि जितना भी संशोधन, एक भी मेंबर अगर कोई लॉजिकल बात करता है तो कमेटी को उस पर विचार करना चाहिए था। सीधा 44 के 44 संशोधन निकाल देने का मतलब है कि आप बुलडोज करना चाहते हैं। करने वाला बोतल तोड़ता है और गाली गलौज करता है जेपीसी की मीटिंग में। क्यों आपने जेपीसी में फिर उनको लिया था? भाई जेपीसी तो बनी पूरे पार्लियामेंट से ना। गाली गलौज करता है और बोतल तोड़ता है क्या? पूरे पार्लियामेंट ने जेपीसी बनाई ना। जेपीसी कोई ऐसे तो नहीं बनी है। आप और वो विचार करने के लिए अगर एक कोई कर रहा था उत्पाद, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए संजय सिंह जी, बात यह है कि जेपीसी जब बनी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक बार भी जेपीसी नहीं बनी थी। तो वक्फ बिल पर ज्यादा डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। 10 एमपीज को सस्पेंड करके जेपीसी बिल पर एंडोर्समेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? मैं 2-3 चीज़ें, पहला तो ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ, उसके बाद इसमें इसके पहले कोई भी सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 10 साल बाद बनी है, सिलेक्ट कमेटी बीच में आई और भी कमेटियाँ बनी, कभी आपने कमेटी बनते ही इतना क्लियर कट जो पार्टीज़ का लाइन नहीं देखा होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। और हर मीटिंग के बाद हंगामा, हर मीटिंग शुरू होने के बाद ही 5 व्यक्ति निकल करके आते थे। तो इसलिए हम जो अपोजिशन को पूरा क्लीन चिट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ही वक्फ के किसी भी अधिकार के या बाकी चीज़ में संशोधन के खिलाफ थे, जितने भी लोग हैं। दूसरी चीज़ है कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे शिवसेना का ही
एक कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया ब्लॉक में है यूबीटी और दूसरा जो एनडीए में है, उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी जो चैनल पे वक्तव्य आ रहा था उसमें साफ निकल कर आ रहा है। वक्फ एक ड्रैकोनियन एक्ट है, इसमें कहीं कोई गुरेज कहने में नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें अरविंद जी से डिफर करूंगा कि ये जो कानून था, ये कानून टू बिगिन विद बनना ही नहीं चाहिए था। ये कानून जब बना, जैसे मान लीजिए कि अभी वहाँ कुंभ का लैंड का इशू है, पार्लियामेंट हमारा है, हाई कोर्ट को अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट को केस खुद के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब कुरीतियाँ आएंगी तो कभी ना कभी उनका संशोधन होगा। दूसरा है कि जब आप क्लियर कट डिमार्केटेड पॉलिटिकल लाइन पे जा करके देंगे तो किस तरह के सजेशन आए, ऑफ कोर्स वो लोग बताएंगे। जब इतने खुल्लम खुल्ली बात हो रही है तो वो लोग बताएंगे कि हमने क्या संशोधन दिए थे और क्या संशोधन खारिज हो गए। लेकिन हमने किसी भी कमेटी में आज तक जो किसी एक्ट जो बिल के प्रावधान को लेकर के आती है, इस तरह का मतलब एक तरह का हिंदी में शब्द कोलोकियल में कहते हैं जुत्तम पैजारा, एक्चुअली वो हुआ नहीं, लेकिन उस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट होते हुए हमने नहीं देखा था। उसका मूल ये है कि जो पार्टियां दूसरे ब्लॉक में हैं, जिनको लगता है कि हमारा मुस्लिम समर्थक होगा या समर्थन कर रहा है, इसमें कितना वक्त के बारे में डिसइंफॉर्मेशन है, उसका यूज़ है या अब्यूज़ है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह की थी और इधर की जो पक्ष की पार्टियाँ हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन होना है, लेकिन फिर भी जेपीसी बुलाई जाती है। उसका मूल पर्पस जिस समय कंसीव किया गया था वो ये था कि वहाँ ठंडे दिमाग से चर्चा होगी। इसीलिए तो यहाँ ठंडा हुआ ही नहीं, सब लोग आने के पहले ही गरम गरम रहते थे। मैं हैरत में हूँ, जनरली मैं पॉलिटिकल लीडर्स को एक चीज़ के लिए हमेशा दाद देता था कि वो जब बाहर मिलते हैं तो बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं, भले अंदर तो वो यहाँ पर भी नहीं लेकिन यहाँ मतलब नाइसिटीज तक आपने जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, आते जाते नाइसिटीज भी इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा टेंशन है, इतना ज्यादा पोलराइजेशन है। नहीं तो ये पॉलिटिक्स का झगड़ा नहीं है, ये बिल का नेचर है कि बिल जिस पर्पज के लिए ले आया जा रहा है ना, वो इसी बांटने के लिए ले आया जा रहा है। दिल्ली का चुनाव है, उसका कोई मानसून सेशन आएगा, बिहार का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद होगा तो फिर 6 प्रदेश का चुनाव आ जाएगा, तो बिल तो कभी ना कभी आना ही है। उसी टाइम पर आएगा जब चुनाव होगा, चुनाव आ जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन अभी है नहीं, चुनाव तो आएगा ही नहीं। लेकिन वक्त से शिकायत क्या है, हमको तो ये नहीं समझ। वक्त की प्रॉपर्टी अगर दिल्ली में गिननी शुरू हो जाए ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने दफ्तर हैं जो वक्त की प्रॉपर्टी पर खड़े हैं। इसके लिए एक अलग से डिस्कशन करना होगा कि वक्त से शिकायत क्या है। मतलब ये फिर आप एक अलग टेंजेंट पे चले जाएंगे। वक्त से शिकायत ही शिकायत है। नहीं, मैंने वक्त के मैनेजरों से शिकायत तो मुझे भी है और लगातार रही है। किसी को क्यों अधिकार होना चाहिए कि जिस किस्म की चोरी होती है, अगर ये कह दे कि ये एनडीटीवी का ये जो, लेकिन समाज अगर अपने भले के लिए जमीन देता है, जायदाद देता है वो ना, क्या वो वैलिड ग्राउंड है जिसपे वो क्लेम कर रहे हैं? तमिलनाडु में पूरा गांव आप क्लेम कर देते हैं, गांव में जिसमें मंदिर है, बिहार में एक पूरा गांव आप क्लेम कर गलती है, या मान लीजिए हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे उसको डिसाइड कौन करेगा? तो नहीं, तो वो डिसाइड उन्हीं की कमेटी करेगी, वो सरकार का काम है। वही, लेकिन जो 9 लाख एकड़ जमीन उसमें सरकार का रोल ही नहीं है, यही तो पुराना एक्ट 9 लाख। दिल्ली में कितनी जमीन है और किस किस ने, मीडिया हाउसेज ने कब्जा किया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कब्जा किया है, कब्रिस्तान हम देखे हुए, हमारे जिन जगहों पे कब्रिस्तान, वहाँ आज बिल्डिंग किसने परमिशन दिया, किसने बेचा? तो वक्फ बोर्ड भी उसमें गुनाहगार है, सरकार भी। उसको दूर करना जरूरी है। वक्फ से क्या दुश्मनी मेरी? वक्फ से आप फिर वहीं पे वो बात आ जाती है। वक्फ के कानून में जिस तरह के प्रावधान है और जिस तरह से क्लेम किया जाता है, और क्लेम के बाद आपको प्रूव करना है कि ये मेरा है, और उसमें सदियों लग जाएंगे। पहले तो उन्हीं का जो ट्राइब्यूनल है वो डिसाइड करता केस हुए। मुझे ये तर्क असल में समझ में नहीं आता कि वैसे कितने केस हुए हैं जिसमें वही चीज है, जेपीसी वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। ये पॉलिटिकल, ये मसले उठाना उसकी जैसे पहले वाले पॉलिटिकल ही इशू था कि जिसको बनाया गया, लेकिन इस तरह का कानून बना है जिसके कारण इतना हंगामा है। अजय आलोक, मारिया 10 सेकंड। जी जी, मैं अरविंद जी को ये बताना चाहता हूं कि हम अजूबा राष्ट्र हैं। हम लोग अजूबा राष्ट्र हैं अरविंद जी। हम ना इस्लामिक राष्ट्र हैं, हम ना हिंदू राष्ट्र हैं। हमने ज़बरदस्ती अपने आप को सेकुलर भी बना दिया 75 में। एक इस्लामिक राष्ट्र में वक्फ नहीं है। हम क्यों वक्फ रखे हुए हैं, इस पर सवाल नहीं है। आपका सवाल ये है कि वक्फ से दिक्कत क्या है, क्यों बनाया गया वक्फ, ये सवाल नहीं है। वक्फ क्यों कंटिन्यू नहीं किया जाए, ये आपका सवाल है। तो ये टैंजेंट ही गलत है ना आपका।
नहीं तो खत्म कर अजूबा दीजिए ना, राष्ट्र फिर में ये हम- नया और कानून ले आने बोलने की की क्या आजादी जरूरत, सबको फिर है, खत्म सुनने की कर दीजिए ना भाई, स्वतंत्रता प्रोग्रेसिव वही है, खत्म कर दीजिए। बिल्कुल तुर्की ने करना खत्म चाहिए। कर दिया सरकार अपने हिसाब से एकदम, इसको रेगुलेट कर रही है, तो उसमें भी दिक्कत है। यहाँ सरकार जब सल्तनत था रेगुलेट कर रही है उसको तो ने उसमें भी खत्म दिक्कत कर दिया, आप खत्म कर दीजिए। अजूबा राष्ट्र कब तक बना के रखेंगे इसको? चलिए अब नासिर हुसैन साहब के पास चलते हैं जो यूसीसी संविधान लिखता जो है, यूसीसी कांग्रेस के जाएंगे, एमपी तब हैं बिल्कुल सहमत हूं कि वक्फ और बोर्ड को इस खत्म ही किया जाना चाहिए। इस जेपीसी बहुत के सारे मेंबर भी ऐसे रहे हैं। वहाँ नासिर मस्जिदें हुसैन साहब खड़ी का की थोड़ा गई हैं, बैंडविथ जो इशू है, हिंदुओं की संपत्ति लेकिन पे नासिर हैं। हुसैन साहब ऐसे एक ये बात की जाती सारे है, तब थोड़ा विपक्ष के परेशानी 10 होती है, एमपीज को तो सस्पेंड करके जामा मस्जिद बिल आप पर दावा एंडोर्समेंट क्यों हो गया है अमुक जेपीसी मस्जिद का। पर आप दावा क्यों कर क्या रहे हैं? हुआ था ये भी कहा जा रहा है कि जो मूड पर ऑपोजिशन आई थी इस पूरे डिस्कशन में, आप लोग भी सोल्यूशन नहीं चाहते थे, आप लोग ने मन पहले ही से बना रखा था अपना। नहीं देखिए, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, अदरवाइज मैं 6 बजे से जुड़ जाता तो इनके बहुत सारे सवालों को जवाब देना चाह रहा था। खासकर अजय और लोग जो बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए था, ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ते ना कॉन्स्टिट्यूशन समझते। इनको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, मुद्रा डिपार्टमेंट्स हैं, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट हैं, उनके वो बिहार से आते हैं, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना है, मेरे स्टेट कर्नाटका में, सब में है। हिंदूज के लिए अलग एक्ट है, मुसलमान के लिए वक्फ है, SGPC 6 के लिए, क्रिश्चियंस के लिए कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। ये पहली बात। तो जो कह रहे हैं कि यहाँ पे शरिया लॉ है, वो लॉ है, ये लॉ है, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा जो फैलाने का जो काम कर रहे हैं ना, इनका पूरा प्रोपेगेंडा इसमें सारी जेपीसी में बस्ट हो गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल में जी उस कनेक्शन को हम लोग फिर से देखेंगे। लेकिन अजय आलोक, सवाल ये उठ रहा है आप पर कि आप ये जो पूरा फॉर्मेशन ही था वो ज़्यादा एक आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है बार बार ये वक्फ को लेकर के। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है हमारे यहाँ। 1954 में जब ये वक्फ एक्ट लाया गया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारे संविधान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको ज़बरदस्ती इंक्लूसिव बनाया गया। 54, 55, फिर 63, फिर 1995, हर समय में इसको असंवैधानिक शक्तियाँ दी गई, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस देश में अपीजमेंट के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे बहुत सारा खेल देखा, ये भी खेल चलते रहा। मैं तो कह रहा हूँ एक इस्लामिक नेशन का नाम बता दीजिए ना जिसमें वक्फ बोर्ड है। अगर ये कुरान के हिसाब से वक्फ है तो हर इस्लामिक नेशन में होना चाहिए ना। तस्लीम रहमानी बता दें एक दूसरे इस्लाम के नेशन का नाम जहाँ वक्फ बोर्ड है। हाँ बताइए तस्लीम रहमानी साहब, किसी और कंट्री में क्या वक्फ बोर्ड है, वक्फ कानून है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, इसलिए कह रहे हैं सैकड़ों। नहीं आप बता दीजिए ना, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए ना, किस कंट्री में? किसी दुनिया में वक्फ नहीं है। सऊदी अरब में वक्फ की मिनिस्ट्री मौजूद है, डिपार्टमेंट नहीं है। वो तो इस्लामिक नेशन है। नहीं वो तो इस्लामिक नेशन है, नॉन इस्लामिक नेशंस बताइए। इस्लामिक नॉन इस्लामिक की बात नहीं की है, इन्होंने दुनिया की बात की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 57 के 57 मुस्लिम। अरे मैं कह रहा हूँ बगल में पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है। बांग्लादेश में भी मौजूद है, बांग्लादेश में भी मौजूद है, सब जगह मौजूद है। आपको थोड़ा सा नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ यहीं पे रखना है। हर चीज को एक मिनट, एक गलत क्लेम लेके, एक गलत चीज को लेके तस्लीम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और गलत चीजों के कारण आप हर चीज को क्लेम कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। एक रेगुलेशन होना देश में जरूरी है। जो अभी जो बीजेपी की हाईवे पे देश नहीं चलता है कि इस मुल्क में मुसलमानों का वजूद दिखाई दे। आप पहले एक मस्जिद को छीना, अब सैकड़ों मस्जिदों पर दावा है। अभी संभल के नाम पर आप पूरे के पूरे मुस्लिम शहर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। किसी मस्जिद को हमने नहीं छीना, वो मंदिर हमारी थी, हमारी है। मंदिर को तोड़ के वहां पे बनाया गया था वो ढांचा। ये सुप्रीम कोर्ट तस्दीक कर रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं राम मंदिर का नाम लेके। तस्लीम रहमानी संभल के बोलिए, आप संभल के बोलिए। आप हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी संभल के बोलिए, बहुत ज्यादा बोलते हैं आप फेस बैनर में बहुत ज्यादा बोलते हैं। सेकुलर आपने हमारी मस्जिदों को छीना। कौन सी मस्जिद को छीना हमने? बात है, हजारों मंदिर तोड़ दिए और हमने मस्जिद को छीना। इस मुल्क को और सारी दुनिया को कि अब ये मुल्क हिंदू राज बन चुका है और हिंदू राज का स्वरूप क्या होगा वो बताना चाहते हैं आप वक्फ बिल के जरिए। अरे ये मुल्क तो हमेशा से हिंदू राज था। चलिए मेरे पास बस अब क्लोजिंग कमेंट्स के लिए टाइम है। मुल्क के कौन में घुसा हुआ है। चलिए ये एक बार फिर से मैं जाऊंगी। नहीं रुक जाइए, नासिर हुसैन साहब के पास
क्योंकि उनका बैंडविड्थ में इशू है। लेकिन नासिर हुसैन साहब, आगे क्या? देखिए, मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ जी। इस सारे लोग रहते हैं, सबके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक तरह का लॉ होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए जिसको बोलते हैं। वहां पे एंडोमेंट और वक्फ का माना सेम है। सारे रिलीजन्स में, सारे मजहब में दान करने की प्रक्रिया है, आज से नहीं हजारों सालों से है। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस बनती हैं उनको गवर्न और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक तरह का लॉ होना चाहिए। हमें उसमें कोई उसमें मतलब कोई 1% भी उसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन आप एक कम्युनिटी के लिए एक तरह का लॉ, दूसरी कम्युनिटी के लिए एक तरह का लॉ, और वो भी मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर। मैं जानना चाहता हूं कितने हिंदू कम्युनिटी की लैंड जो है वक्फ बोर्ड ने छीना है, वो कोई रिकॉर्ड पे रख दीजिए। हम पूरे जेपीसी में पूछते रहे कितनी जमीन कहां है, एक भी जो है जमीन का कोई खुलासा करने के लिए तैयार नहीं। अब जो है कोई इंसिडेंट जिसमें कोई रेवेन्यू ऑफिशियल जो मुसलमान नहीं हिंदू है, रेवेन्यू ऑफिशियल कहीं कोई तमिलनाडु में गलती किया, उसका हवाला देते हैं। वक्फ बोर्ड ने उसको अपोज किया था कि वो वक्फ की नहीं है करके, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसमें पास किया था। और कोई ऐसा लॉ हिंदुस्तान में नहीं है जहां पे कोई भी किसी की मजहब का आदमी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो जो ये कह सकता है कि ये जमीन मेरी है। एवरीवन शुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो एकदम क्लियर है, जेपीसी में एकदम क्लियर हो गया कि पूरे मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बिल लाई गई, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये एक्ट बनाना चाहते हैं, ये बुलडोज करने का आज काम किया है। ये दिस विल नॉट स्टैंड it will not stand judicial scrutiny in the days to come. All right, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे।